मां शारदे के चरणों में सादर नमन। संविधान दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। भारत का संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ, उत्कृष्ट, अनुपम एवं अद्वितीय है। उसी संविधान की चित्रगाथा प्रस्तुत करने में मैं कौशल भारद्वाज स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि संविधान में उल्लिखित चित्रों को आप तक पहुँचाऊँ। संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा को हम सब की तरफ से नमन करता हूँ। संविधान को हस्तलिखित रूप प्रदान करने वाले श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा एवं हिंदी प्रारूप को हस्तलिखित रूप देने वाले श्री वसंत कृष्ण वैद्य का अभिनंदन करता हूँ। आज की इस खास पहल संविधान की चित्रगाथा में संविधान के प्रत्येक भाग से पूर्व चित्र अंकित करने और प्रत्येक पृष्ठ पर एक भव्य चौखट बॉर्डर्स अंकित करने वाले श्री नंदलाल बोस एवं बिहुवर राम मनोहर सिन्हा की उत्कृष्ट कार्य को प्रस्तुत करते हुए उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता भेंट करता हूँ, नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भारत के संविधान के हस्तलिखित मूल प्रारूपों में शांति निकेतन विश्व भारती कोलकाता के वरिष्ठ चित्रकार श्री नंदलाल बोस एवं श्री राम मनोहर सिन्हा द्वारा चित्रांकन का कार्य किया गया था और संविधान की सजावट की गई थी। संविधान को सत्यमेव जयते से लेकर प्राकृतिक सौंदर्य तक कुल 28 चित्रों एवं 234 कलात्मक चौखट बॉर्डर्स के माध्यम से सजाया गया था। आइए हम उन्हीं चित्रों का उल्लेख करते हुए उन चित्रों के पीछे निहित संदेश एवं संविधान निर्माताओं की भावनाओं को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। भारत का राजकीय प्रतीक अशोक चिन्ह। अशोक चिन्ह में पैरों के बल खड़े होकर चारों दिशाओं में देखने वाले सिंहों की आकृतियां हैं। जिस आधारशिला पर ये सिंह खड़े हुए हैं उस आधारशिला में चक्र है। चक्र में 24 सलाखें हैं। इस चक्र के साथ में दौड़ लगाता हुआ घोड़ा है। चलने के लिए तत्पर नंदी है और अपनी शक्ति को दर्शाता हुआ हाथी है और सतर्क सिंह इसके साथ खड़ा हुआ है। हाथी, सिंह आदि आधारशिला के नीचे कमल का फूल है जो उल्टी दिशा में लटकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वह दिखाई नहीं देता है। अशोक चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ये अशोक चिन्ह सारनाथ में अशोककालीन जो अवशेष प्राप्त हुए से उनसे लिया गया है। सम्राट अशोक ने भारत के सर्वाधिक भूभाग पर राज किया था और इस चिन्ह को विजय चिन्ह के रूप में जगह जगह स्थापित किया था। ये चिन्ह जहाँ जहाँ लगता था इसको देख के लोग अभय महसूस करते थे। ये अभय प्रदान करने वाला चिन्ह था। वो सभी प्रकार के भय से मुक्त रहते थे। 300 से 250 ईस्वी पूर्व का जो समय है उसको भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ये समय ज्ञान, विज्ञान, संपन्नता आदि का चरमोत्कर्ष था। पराक्रम और त्याग का समन्वय स्थापित करने वाले सम्राट अशोक को आदर्श मानकर उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा का संदेश देने के उद्देश्य से अशोक चिन्ह को भारत का राजकीय चिन्ह रूप स्वीकार किया। अशोक चिन्ह को स्वीकार करने के पीछे संविधान निर्माताओं की आकांक्षा रही होगी कि भारत पुनः जागृत हो, आगे बढ़े और अपने परम वैभव को प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक अपेक्षित पराक्रम है वह करे। समस्त भारतवासी अशोक चिन्ह से प्रेरणा लें, उत्साही रहें, ऊर्जावान रहें, साहसी रहें, सकारात्मक रहें और कर्मठ रहें और पराक्रम से उस वैभव को प्राप्त करें। यही संदेश इस चिन्ह के पीछे संविधान निर्माताओं का हो सकता है। संविधान के प्रारंभ में संविधान की आत्मा के रूप में उद्देश्य का अर्थात प्रियम्बल प्रस्तावना का प्रावधान किया गया है। इस संविधान की प्रस्तावना में संविधान की सत्ता का जो स्रोत है और इस शासन के लक्ष्य हैं
इसका स्वरूप है उसका उल्लेख किया गया है। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन लक्ष्यों के लिए लड़ाई लड़ी थी, अपना बलिदान दिया था, उनको इसमें समाहित किया गया है और उन्हें समाहित करते हुए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को लक्ष्य के रूप में माना गया है। संविधान की उद्देशिका के प्रारंभ में कमल का फूल अंकित किया गया है। कमल हमें यह संदेश देता है कि भले ही वह कीचड़ में उत्पन्न हुआ हो, लेकिन स्वयं को कीचड़ से मुक्त रखता है। इसके पीछे ये संदेश हो सकता है कि भारतवासी भी कैसे भी खराब हालातों में अपने आप को खराब ना होने दें। अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत जो कीचड़ हमारे देश में फैलाया था, वो निश्चित रूप से दुर्गंध वाला था। सांप्रदायिक उन्माद चरम पर था, सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी। उस स्थिति में ये कमल का फूल हमें शांति का संदेश देता है कि हमें शांति स्थापित करते हुए, सौहार्द को बढ़ाते हुए, इससे मुक्त रहते हुए अपना काम आगे की तरफ अग्रसर करना है। संविधान स्वयं भी एक कमल के प्रतीक के रूप में है, जो उस समय खिल रहा था, उत्पन्न हो रहा था और हमें अपनी आभा से, अपनी सुंदरता से, प्रसन्नता और उत्साह का संदेश दे रहा था। संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक, इसमें संघ और भारत के राज्यों के प्रावधान उल्लिखित हैं। इस भाग के ऊपर प्रारंभ में जिस चित्र का उल्लेख किया गया है वह है मोहनजोदड़ो की मोहर। लगभग 4500 वर्ष पहले सिंध प्रांत, जो कि अब पाकिस्तान में है, उसकी तत्कालीन सांस्कृतिक राजधानी मोहनजोदड़ो थी। उसकी मोहर को यहाँ अंकित किया गया है। ये महादेव शिव के वाहन नंदी महाराज की प्रतिमा है, जो शक्ति, संपन्नता व कर्मठता का प्रतीक है। इस चित्र के माध्यम से संदेश है कि हमें प्राचीन भारत की शक्ति, संपन्नता और उस वैभव को कर्मठता व पराक्रम के साथ प्राप्त करना है। भारत को श्रेष्ठ व समृद्ध बनाकर संविधान निर्माताओं के सपनों को साकार करना है। संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक, इसमें नागरिकता के प्रावधान उल्लिखित किए गए हैं। भारत के नागरिक कौन हैं, कौन होंगे। इस भाग के ऊपर, भाग के प्रारंभ में वैदिक काल के गुरुकुल का चित्र अंकित किया गया है, जो प्रकृति के मध्य आश्रम के रूप में अवस्थित है। इस चित्र के माध्यम से नागरिकों को शिक्षित, संस्कारी, स्वावलंबी, कर्मठ व पराक्रमी बनने का संदेश दिया गया है। योग्य नागरिक होंगे तो ही समृद्ध भारत का निर्माण हो पाएगा। प्रकृति के साथ सामंजस्य करने वाली मानवीय गुणों से परिपूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। इस तथ्य का उल्लेख इस चित्र के माध्यम से किया गया है। गुरुकुल एक संपूर्ण जीवन पद्धति है, जहाँ सब कुछ सिखाया जाता है। सबके साथ रहना, टीम वर्क, स्वावलंबी रहना, बहुत सारे काम सिखाए जाते हैं। शिक्षा केवल रटने की वस्तु नहीं है, बल्कि व्यवहार में काम आने वाली होनी चाहिए और उपयोगी होनी चाहिए। नागरिकों का कर्तव्य है कि वह शिक्षित व सजग रहकर स्वयं का सर्वांगीण विकास करते हुए देश व समाज के विकास में योगदान दें। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, इसमें मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय क्रांति के जो लक्ष्य थे, न्याय, स्वतंत्रता, समानता आदि को गारंटी के साथ इस भाग में स्थान दिया गया है। इस भाग के प्रारंभ में श्री राम का पुष्पक विमान है, जिसमें वह माता सीता और लक्ष्मण सहित 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या की ओर लौट रहे हैं। इस चित्र के माध्यम से राम राज्य को आदर्श रूप में अपनाने का संदेश दिया गया है। प्रजा हित की रक्षा और लोक रंजन ही राज्य का धर्म राम राज्य में दर्शाया गया था। शासकों को भी ये संदेश दिया गया है कि भगवान राम की तरह वह नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करें और आदर्श शासन करें, न्याय, स्वतंत्रता, समानता की लक्ष्य को प्राप्त करें और नागरिकों को अपने सर्वांगीण विकास में योगदान दें, ताकि नागरिक भी अपना योगदान पूरे भारत के विकास में दे सकें। संविधान का भाग 4
अनुच्छेद 36 से 51 तक इस भाग में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का, जिन्हें डीपीएसपी कहा जाता है, उनका उल्लेख किया गया है। और भाग 4A में अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भाग 4 में संविधान के द्वारा राज्य और सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें जनता के लिए क्या क्या करना है, उनके लक्ष्य क्या हैं, जिन्हें वह अपनी नीतियों में शामिल करें और पूर्ण करें। मुख्यतः सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही राज्य का परम लक्ष्य है। इस भाग के प्रारंभ में कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए चित्रित किया गया है। रणभूमि में अर्जुन भाव विह्वल होकर, युद्ध से विमुख होकर वैराग्य धारण करने और आत्मसमर्पण का भाव मन में लाते हैं। तब श्रेष्ठतम नीति व्याख्याता और कुशल रणनीतिकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और उसे कर्तव्यों का निर्वहन करने की ओर उन्मुख करते हैं। यही उपदेश गीता का उपदेश कहलाते हैं, जो 18 भागों में विस्तारित हैं। इस चित्र का उद्देश्य है कि स्वाधीनता प्राप्ति के समय देश की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। चारों तरफ निराशा व हिंसा का वातावरण था। उस स्थिति में निराशा को आशा में, हताशा को प्रत्याशा में, नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलना आवश्यक था। देश को दुविधाग्रस्त स्थिति से उबारना आवश्यक था। कृष्ण की गीता रूपी संविधान भी अर्जुन रूपी शासकों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन का संदेश दे रहा है, लक्ष्य प्राप्ति के निर्देश दे रहा है। इन निदेशक तत्वों की प्राप्ति हेतु पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी के साथ कर्तव्यों का निर्वहन आवश्यक है। निदेशक तत्व वे आदर्श हैं जिन्हें प्राप्त करना है। शासकों का कर्तव्य है कि वह गीता के उपदेशों की तरह निदेशक तत्व को याद रखते हुए संविधान निर्माताओं व जनता के सपनों को साकार करें। इसी तरह भाग 4A में नागरिकों के लिए भी कर्तव्य हैं। उन्हें वे गीता के उपदेश की तरह अपनाएं और एक सुखी समृद्ध भारत का निर्माण करें। संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक भारत की संसद, कार्यपालिका और सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। 100 अनुच्छेदों वाला ये भाग सबसे बड़ा भाग है तथा सरकार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंगों का इसमें उल्लेख है। यह अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यह न केवल शक्तिशाली हैं बल्कि इनका देश और जनता के प्रति दायित्व भार भी सर्वाधिक है। दायित्वों के संपादन के लिए जिस तत्व की सर्वाधिक आवश्यकता होती है वह है शांत मन। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस भाग के प्रारंभ में जिस चित्र को चित्रित किया गया वह है 2 संयुक्त वृक्षों की छाया में महात्मा बुद्ध एकाग्रचित बैठे हैं। उनके आसपास उनके शिष्य ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। शांत मन से, शांत परिवेश में शांति का संदेश देने वाले, सम्यक जीवन का उपदेश देने वाले स्वयं भगवान महात्मा बुद्ध को एक उपदेशक के रूप में चित्रांकित किया गया है। शासन के अंगों के कर्तव्यों को संपादित करने वाले व्यक्तियों को शांत मन से, पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। शुद्ध होंगे तो बुद्ध होंगे के मूल मंत्र को धारण करना चाहिए। यह अंग जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका हैं, यह जब पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो देश निश्चित रूप से एक समृद्ध, शक्तिशाली और सुखी बनेगा। संविधान का भाग 6 अनुच्छेद 151 से 237 तक इस भाग में राज्यों की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान हैं। इस भाग के शीर्ष पर भगवान महावीर का चित्र अंकित किया गया है। भगवान महावीर के कालखंड से पूर्व भोगविलासी, अहंकारी प्रवृत्ति हो रही थी। शासक राजधर्म भूल रहे थे।
उस स्थिति में भगवान महावीर ने पंचशील अर्थात सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जैसा महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। भगवान महावीर के सिद्धांतों का पालन करते हुए शासकों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। शासकों को युद्ध नहीं बल्कि शांति से काम लेना चाहिए, अनिश्चितता नहीं बल्कि स्थिरता तथा उपभोगी नहीं बल्कि उपयोगी बनने की मानसिकता को धारण करना चाहिए। वस्तुतः बौद्ध मत व जैन मत युगानुकूल परिवर्तन को स्वीकार करते हुए सनातन परंपरा को बनाए रखने पर भी बल देते हैं और इसी उद्देश्य से ये चित्र यहाँ अंकित किया गया है। अर्थात राज्यों को भी संदेश है कि वह परिवर्तित परिस्थितियों में जो उनसे अपेक्षित कार्य हैं उनका संपादन करें और भगवान महावीर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। संविधान के भाग 7 में एक ही अनुच्छेद था, अनुच्छेद 238। मूल संविधान में राज्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, A, B, C, D। पार्ट 7 में 20 श्रेणी के राज्य थे जो देशी रियासतों से बने थे। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में फजल अली आयोग की सिफारिश पर श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया और राज्य और संघ शासित प्रदेश बना दिए गए। भाग 7 वाले राज्यों पर अब भाग 6 के प्रावधान ही लागू होते हैं। भाग 7 के चित्र को हम राज्यों के संदर्भ में ही समझने का प्रयास करेंगे। इस भाग के शीर्ष पर मौर्यकालीन संपन्नता और निर्भयता की स्थिति को चित्रित किया गया है। इस चित्र में गहनों से श्रृंगारित महिलाएं हैं। शरीर के ऊपरी भाग में वस्त्रहीन होकर निर्भय होकर विचरण कर रही हैं। पुरुष वर्ग भी निर्विकार भाव से महिलाओं के साथ कार्य कर रहा है। इस चित्र के माध्यम से भय और विकार से मुक्त समाज बनाने की आकांक्षा प्रकट की गई है। मुख्य रूप से ये समझा जा सकता है कि राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जितनी अच्छी रहेगी, जितना सुरक्षा राज्य प्रदान कर पाएगा, उतना ही संपन्न राज्य हो पाएगा, तभी विकास कर पाएगा। अर्थात हमें शांति सुरक्षा स्थापित करना बहुत अनिवार्य है और लॉ एंड ऑर्डर वैसे भी राज्य सूची का विषय है। अतः राज्य उस विषय को पूर्णतः संपादित करेंगे तो विकास निश्चित रूप से होगा और हमारा समाज भय और विकार से मुक्त होगा। संविधान का भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242 तक। इस भाग में संघ शासित प्रदेशों अर्थात यूनियन टेरिटरीज से संबंधित प्रावधान है। इस भाग से ऊपर अंकित चित्रों में फलों से लदे हुए वृक्ष, विशाल मकान एवं वहाँ से छलांग लगाता हुआ सुसंपन्न व्यक्ति कुबेर के रूप में चित्रित है। गुप्त काल की एक विशेष स्थिति को इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता था। छलांग लगाता हुआ व्यक्ति हनुमान जी के समान पराक्रमी व साहसी प्रतीत हो रहा है। कुबेर की इस छलांग से ये संदेश है कि बिना जोखिम के आर्थिक संपन्नता मिलना मुश्किल है। पीड़ित और जर्जरित समाज को पुनः आत्मविश्वास से परिपूर्ण करने के लिए आर्थिक बल प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। आर्थिक क्रांति के लिए साहसिक कदमों की आवश्यकता है। लीक से हटकर आधुनिक तकनीकों के सुसंगत प्रयोग से आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। साहस की आवश्यकता जीवन संग्राम में भी आवश्यक है। कुरुक्षेत्र में दिनकर के माध्यम से भीष्म भी युधिष्ठिर को संबोधित करते हैं और कहते हैं, जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, वह उनका जो चरण रूप निर्भय होकर लड़ते हैं। अतः सरकार व जनता को साहसी बनते हुए आर्थिक संपन्नता प्राप्त करनी है। यही इस चित्र का उद्देश्य है। यही मंतव्य संविधान निर्माताओं का है।